हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वलिटी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लिबर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का इक्वल चांस देना होता है। हम्म, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट एम्फेसाइज equality unlike classical medieval views which accepted hierarchy as natural. मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहता है कि सभी इंसान बराबर है, जबकि जो क्लासिकल और मिडिवल व्यूज़ हैं वो मानते हैं, वो हायरार्की को एक्सेप्ट करते हैं एज नेचुरल। मतलब कि वो ऐसा मानते हैं कि जो उस समय में जो मिडिवल और जो क्लासिकल टाइम था, एंशियंट टाइम था, उस समय जो इक्वलिटी थी वो कैसी थी, वो हायरार्की के बेसिस पे थी। जैसे कि राजा सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे आएगा नोबल्स, फिर सोल्जर्स, फिर जो कॉमन पीपल्स हैं, आम जनता है, वो उस टाइम के लोग मानते थे कि ये क्या है, नेचुरल है। लेकिन मॉडर्न थिंकर्स का कहना है नहीं, हर इंसान की डिग्निटी इक्वल है। जो जितने भी जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, सारे रैशनल्स हैं और वो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो क्या करते हैं, इक्वल राइट्स डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। किसी के साथ कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या मानते हैं, ये जो मॉडर्न थिंकर है वो मानते हैं। और जो क्लासिकल वाले थे वो क्या मानते हैं कि हायरार्की होती है, किंग्स आते हैं, फिर उनके मंत्री वगैरह आते हैं, फिर सैनिक वगैरह आते हैं नीचे, और उसके बाद में जो आम लोग हैं वो आते हैं। इसी के साथ में जो इक्वलिटी है वो क्या है, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का। तो उसके बाद में जॉन एफ कैनेडी ने एक डेफिनेशन दी है, जो ये बोलती है, all of us do not have equal talents, but all of us should have an equal opportunity to develop equal chance. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में एडमिशन सिर्फ रिच स्टूडेंट को दिया जाए और पुअर स्टूडेंट को मना कर दिया जाए, तो ये उनकी इक्वलिटी के अगेंस्ट है। लेकिन अगर सबको अप्लाई करने का इक्वल चांस दिया जाए, एडमिशन लेने का इक्वल चांस दिया जाए, तो ये क्या होगी, इक्वलिटी होगी। और हर इंसान का जो टैलेंट है वो सेम नहीं होता है। जॉन ऑफ कैनेडी कहते हैं कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स। किसी के पास क्या, सबके पास क्या होता है, इक्वल टैलेंट्स नहीं होता है। किसी इंसान को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, और किसी के अंदर ड्राइंग का अच्छा टैलेंट होता है। बट आप किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। मतलब आप सिर्फ है ना मैथ्स वाले को सपोर्ट कर रहे हो, बाकी सिंगिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा, वो जो बाकी के जो तीन है, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग वाले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपना टैलेंट डेवलप करने के लिए। तो ये क्या होगी, इक्वलिटी नहीं होगी। इक्वलिटी क्या होगी जॉन एफ कैनेडी के अकॉर्डिंग, कि चाहे किसी का कैसा भी टैलेंट हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, ड्राइंग में हो, तो उन सबको क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। तभी वो क्या करेंगे, अपना टैलेंट डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हैरोल्ड लास्की का व्यू है, जो इक्वलिटी पे है। हैरोल्ड लास्की बोलते हैं कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। हैरोल्ड लास्की के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन सोसाइटी। यानी कि जो हैरोल्ड लास्की के अकॉर्डिंग क्या है, जो इक्वलिटी है, ये चार चीज़ों मानती है। सबसे पहले स्पेशल प्रिविलेजेस ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि किसी को भी बर्थ, फैमिली के बेसिस पे स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मिनिस्टर के बेटे को बिना एग्ज़ाम के गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, तो सबको एग्ज़ाम देना चाहिए। उसके बाद में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर डेवलप पर्सनैलिटी। हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी और टैलेंट डेवलप करने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो वो क्या, जिससे वो क्या करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे,
फिर क्या होती है इक्वल एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स, जितने भी सोशल बेनिफिट्स हैं उनको सबको क्या होने चाहिए, इक्वली मिलने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट ये जैसे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, सोशल बेनिफिट्स है, तो ये सबको इक्वली मिलने चाहिए। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन होते हैं, तो ये क्या है, इक्वलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि वहाँ सर्विसेज अच्छी नहीं होती बट ओपन सबके लिए है। एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, पुअर और रिच के बीच का गैप कम होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर स्कीम है वो इसलिए तो बनाती है जैसे कि फ्री एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कम करने के लिए, कि गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी, उनको मिड डे मील प्रोवाइड कर दी, स्कॉलरशिप दे दी और रिजर्वेशंस दे दी, जिससे क्या होती है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी सोसाइटी में कम हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है टाइप ऑफ इनइक्वलिटी अकॉर्डिंग टू रूसो। तो रूसो ने सबसे पहले कहा है कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी, असमानता दो तरीके की होती है। तो सबसे पहले कैसी होती है, नेचुरल इनइक्वलिटी, यानी कि ये जो नेचुरल इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक असमानता है। ये वो इनइक्वलिटीज होती है जो नेचर, प्रकृति के द्वारा दी गई है, ठीक है, ये जन्म से होती है और इन्हें कम्प्लीटली ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी की जो हाइट है वो 6 फीट है और किसी की 5 फीट है, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई नेचुरली बहुत सुंदर है, कोई बहुत ज़्यादा एवरेज है, कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये सब क्या है, इनके नेचुरल डिफरेंस है। नेचुरल इनइक्वलिटी को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है कन्वेंशनल और सोशल इनइक्वलिटी, यानी कि सामाजिक असमानता। ये इनइक्वलिटी नेचुरल नहीं होती, ये किससे द्वारा बनाई जाती है, सोसाइटी के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, और रिच वर्सेस पुअर कर देते हैं हम, रिलीजन्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल इनइक्वलिटीज़ है, ये क्या है, समाज ने बनाई है। इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल राइट्स टू नेचुरल फ्रीडम। हाँ, लॉ क्या बोलते हैं इक्वलिटी पे, एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल राइट टू नेचुरल फ्रीडम, यानी कि हर इंसान जन्म से फ्री है, सबको इक्वल नेचुरल राइट्स मिले हैं। एग्जांपल, जैसे कि है ना, एक दिन में हॉस्पिटल में क्या होता है, 100 बच्चे पैदा होते हैं, तो किसी को हम जन्म से नहीं बोल देते कि जो 51 नंबर वाला जो बेबी है वो क्या होगा, राजा होगा, और 62 नंबर वाला बेबी क्या होगा, स्लेव होगा। तो हम ये सब नहीं बोल सकते। लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो ना नेचुरल राइट, हमें पैदा होने के साथ साथ ही हमारे जो नेचुरल राइट हैं वो मिलते हैं। उसके बाद में लॉ बोलते हैं इक्वली डज नॉट मीन इक्वल टैलेंट और इक्वल एबिलिटी। लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इक्वल टैलेंट और इक्वल एबिलिटीज़ नहीं होती। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे इंटेलिजेंट या एक जैसे टैलेंटेड हो। अब सचिन तेंदुलकर किस में बेस्ट है, क्रिकेट में बेस्ट है। APJ अब्दुल कलाम किस में बेस्ट थे, साइंस में। लता मंगेशकर सिंगिंग में बेस्ट थी। तो तीनों के टैलेंट अलग अलग है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे इनके जो राइट्स हैं, जो एबिलिटी है वो कम हो जाएंगी। इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स एंड इक्वल वर्थ। इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स एंड इक्वल वर्थ। हर इंसान की डिग्निटी और वैल्यू इक्वल है, चाहे वो डॉक्टर हो, फार्मर हो, टीचर हो, लेबर हो। सबकी जो ह्यूमन डिग्निटी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद में जॉन लॉक ने ये बोला है। फिर आते हैं कुछ थिंकर्स और उनकी डेफिनेशन है। फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। फर्स्ट थिंकर है D.D. राफेल। D.D. राफेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इक्वलिटी इज इक्वल टू इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। मतलब हर इंसान की जो बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, और हर पर्सन को अपनी एबिलिटी डेवलप करने का भी इक्वल चांस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सब बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। ये क्या होता है, राफेल को सपोर्ट करता है, आइडिया को। मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, सब बच्चों को
मतलब एबिलिटी मिलती है कि वो अपना एजुकेशन डेवलपमेंट कर सके। फिर उसके बाद में क्या कौन है हमारे पास, हैरोल्ड जे लास्की। लास्की के अकॉर्डिंग सफिशिएंसी फॉर ऑल बिफोर सुपरफ्यूलिटी फॉर फ्यू, मतलब पहले सबकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कुछ लोगों की लग्जरी पूरी होनी चाहिए। यानी कि पहले सबकी सफिशिएंसी तो पूरी करो, फिर जो किसी की जो सुपरफ्लुइटी है वो बाद में देखी जाएंगी। मतलब इससे पहले क्या होना चाहिए, सबकी सफिशिएंसी। इसका सबसे आसान एग्जांपल जैसे कि एक गांव के अंदर 200 लोग रहते हैं, तो वो सब क्या है, भूखे हैं, जबकि जो 20 लोग हैं उनके पास, सबके पास 10-10 लग्जरी कार है। तो ये तो इनइक्वलिटी हो गई। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो 200 लोग जो भूखे हैं उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान वो सब क्या करेंगे, हम पूरी करेंगे। उसके बाद हम जो 20 लोगों के पास जो लग्जरी कार है वो बाद में देखेंगे। फिर आता है थर्ड अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने डेफिनेशन दी, इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स एंड एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि सबके राइट्स इक्वल होने चाहिए और किसी को जन्म के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक रॉयल फैमिली के बच्चे ही आईएएस नहीं बन सकते हैं, अगर एक रॉयल फैमिली के बच्चे आईएएस बन रहे हैं तो ये क्या है, उनके स्पेशल प्रिविलेज है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। एग्ज़ाम क्या हो ये एग्ज़ाम को सब लोग दें, तभी क्या होगा, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस ख़त्म होगी। फिर आते हैं फिगलर एंड रूसो। फिगलर बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ आउटकम, रिप्रेशन। रूसो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बोथ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम वेल्थ। जो गवर्नमेंट को क्या प्रिवेंट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरीबी को और बहुत ज़्यादा वेल्थ को उनको रोकना चाहिए। अब जो इक्वलिटी है वो आज से तो आ ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गवर्नमेंट ने राइट टू इक्वलिटी, तो वो तब से डेवलप नहीं हुई है। ये क्या बहुत एंशियंट टाइम से चलती आ रही है, ग्रीक पीरियड से चलती आ रही है। तो सबसे पहले इक्वलिटी कब आई थी, इक्वलिटी एंशियंट ग्रीक पीरियड में लोग मानते थे कि सोसाइटी के अंदर क्या होता था, हायरार्की होती थी, किंग्स होते थे, स्लेव्स होते थे, बहुत ज़्यादा रिच लोग होते थे उनके भी स्लेव्स होते थे, तो इसलिए सबको जो इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। फिर धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी के अंदर आई नेचुरल इक्विलिटी। 17वीं सेंचुरी के अंदर नेचुरल इक्वलिटी। इस पीरियड के अंदर जो नेचुरल लॉ थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कंसेप्ट आया। ये जब हम जॉन लॉक पढ़ेंगे ना, तब उसके अंदर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब ये आया। यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर क्या था कि जो अभी कि सभी इंसान जन्म से इक्वल होते हैं और उनको कुछ ना कुछ नेचर से कुछ राइट मिलते हैं, तो वो सबके लिए इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद आए थॉमस हॉब्स ने बोला स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग इक्वल हैं, स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग इक्वल हैं, पोजेस इंडिविजुअल इक्वल राइट। ठीक है, क्यों, हर इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है, एवरी वन हैज़ कैपेसिटी टू हार्म अदर, इसके रखता है, इसीलिए नेचुरल सुपीरियर नहीं है। फिर उसके बाद में आते हैं जॉन लोग बोलते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग पोजेस इक्वल नेचुरल राइट एंड फ्रीडम, हर इंसान जन्म से नेचुरल राइट मिलते हैं, इसीलिए राइट टू सेल्फ ऑनरशिप, राइट टू फ्रीडम, सभी लोग इन राइट्स के मामले में इक्वल हैं। फिर आते हैं रूसो बोलते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी कैन बी ओवरकम थ्रू द जनरल विल। सोसाइटी में इनइक्वलिटी और वायलेंस बढ़ गई है, इसका सॉल्यूशन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल, यानी कि सब लोग इकट्ठा हों और सब लोग किसी एक इंसान को बोलें कि तुम हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करो। ठीक है, रूसो भी हम पढ़ेंगे तब और हम अच्छे से ये देखेंगे। रोनाल्ड डॉर्किन, ये सब जो हॉब्स, लॉक, रूसो, ये क्या होंगे, यूनिट 2 के अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आएंगे, उसके अंदर हम ये सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया, राइट्स का, इक्वलिटी का, जस्टिस का, किसने क्या दिया, वो सब ये अच्छे से पढ़ेंगे। रोनाल्ड डॉर्किन ने क्या बोला है, फिर उसके बाद में जैसे रूसो के बाद में फिर 18वीं सेंचुरी से पहले क्या होता था कि
लोग मानते थे कि जो नेचुरल, लोग क्या मानते थे कि जो क्या होती है, जो इनइक्वलिटी क्या होती है वो नेचुरल होती है, इसलिए सोसाइटी में किंग्स हैं, नोबल्स हैं, लोग आम लोग हैं। फिर आफ्टर जब ये नेचुरल राइट थ्योरी आई, उसके बाद लोगों की सोच बदल गई। माना गया कि सभी जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या होते हैं, नेचुरल इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद में आई मोरल इक्वलिटी। मोरल इक्वलिटी में क्या बोला गया कि सभी लोग भगवान के बच्चे हैं, इसलिए सबका हमें सम्मान करना चाहिए और सबकी हमें इक्वल वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है। फिर आए रोनाल्ड डॉर्किन। रोनाल्ड डॉर्किन ने बोला इक्वलिटी का मतलब सिर्फ सबके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि हर इंसान को इक्वल कंसर्न और इक्वल रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद में आज हम मॉडर्न व्यू देखें तो आज की डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इक्वल डिग्निटी, इक्वल वर्थ, इक्वल रेस्पेक्ट, ये सब क्या है? मॉडर्न पॉलिटिकल और मॉडर्न मोरल कल्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये क्या? राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स, फॉर्म्स एंड डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी यानी कि फाउंडेशन इक्वलिटी, ये कहाँ कब ओरिजिन हुई? 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर, जब मैंने बताया था अभी ऊपर नेचुरल राइट थ्योरी आई। इसका मतलब ये था कि लॉ के सामने सब इक्वल है, किसी को बर्थ, कास्ट या फैमिली की वजह से स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं। ये कॉन्सेप्ट 17-18 सेंचुरी में नेचुरल राइट थ्योरी से आया। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था? ये ऑल आर इक्वल बिकॉज ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इसके बाद में इसके अंदर ये क्या क्या इंक्लूड करता है? लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी देखते हैं। लीगल इक्वलिटी क्या होती है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, ये 3 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी व्यक्ति क्या होगा? लॉ से ऊपर नहीं होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, या वो आम आदमी हो, सब पर एक ही लॉ अप्लाई होगा। एग्जाम्पल, अगर एक मिनिस्टर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है और एक कॉमन पर्सन भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, तो दोनों पर क्या होगा? सेम चालान दोनों का ही कटेगा। इसी को इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है सेम सिचुएशन में सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर 2 स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़े गए, उनमें से अगर एक रिच है और एक पुअर है, तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर आता है इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, हर सिटीजन को कोर्ट तक पहुंचने का भी इक्वल राइट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी पुअर पर्सन के पास लॉयर के पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको लीगल एड प्रोवाइड करती है। ये क्या होता है? इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। फिर आती है हमारे पास पॉलिटिकल इक्विलिटी, इक्वल राइट्स टू वोट, equal rights to contest election, freedom to express political opinion, form right to form political association। इसके अंदर जो हर इंसान को क्या होना चाहिए? वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हर एलिजिबल सिटीजन इलेक्शन को लीड कर सकता है। सिर्फ रिच लोग ही अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे सकते, पुअर लोग भी दे सकते हैं। और पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना, हर सिटीजन पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है और ज्वाइन कर सकती है। एग्जाम्पल, बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सब पॉलिटिकल एसोसिएशन है। फिर रॉबर्ट ढाल है, उसने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने क्या दिया है? 5 क्राइटेरिया दिए हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी को समझाने के लिए। वोटिंग इक्वलिटी, हर सिटीजन्स इक्वल वोट दे सकता है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, सबको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का इक्वल चांस मिलता है। इनलाइटेड अंडरस्टैंडिंग, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। एग्जाम्पल, इलेक्शन से पहले वोटर्स को कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कंट्रोल ओवर द एजेंडा, सिटीजन डिसाइड कर सके कि गवर्नमेंट किन इश्यूज पर काम कर रही है। अगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर इशू बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उस पर फोकस करे। इंक्लूजन ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन, हर एडल्ट सिटीजन को डेमोक्रेसी का पार्ट होना चाहिए। रिलीजन, कास्ट, जेंडर या क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस और प्रोटेक्शन फ्रॉम
डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल इक्वलिटी की। सोशल इक्वलिटी के अंदर क्या होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म होना चाहिए कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर के बेसिस के अंदर। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। सभी के पास क्या होना चाहिए, फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की। इक्वल इनकम बट एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी कि सबको क्या मिलनी चाहिए, इक्वल इनकम मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है सबको इक्वल सैलरी देना ही नहीं है। इसका मतलब है सोसाइटी के अंदर जितनी भी एक्सट्रीम जो प्रॉवर्टी है, एक्सट्रीम वेल्थ का गैप है रिच वर्सेस पुअर के अंदर, वो क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए या कम होना चाहिए। हर इंसान की जो बेसिक नीड है वो क्या होनी चाहिए, पूरी होना चाहिए। ये सब काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम लाती है, जैसे कि मिड डे मील लाई, उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी बच्चों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको मनरेगा दिया, फ्री एजुकेशन दी। ये सब क्या करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कम करते हैं, आर्थिक असमानता को कम करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार के सबको समान अवसर। फोकस ऑन इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट नॉट आउटकम, मतलब सबको सेम स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए। यानी कि सबको, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर ये क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि सिर्फ रिच लोग ही एग्ज़ाम देंगे, पुअर लोग नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। अगर ऐसा मतलब, मैं एग्जांपल देने के लिए तुम्हें समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा होना चाहिए कि रिच पुअर, कोई भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सबको है ना यूपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का मतलब अधिकार होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, और सबका पेपर भी सेम होना चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, अच्छा आउटकम अब किसी के पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो कोई रिच का आउटकम अच्छा आ गया, किसी पुअर का नहीं आया, पर उनको इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने दी, आउटकम नहीं होता। यूज ऑफन इन स्पोर्ट एग्जाम्पल लेवल प्लेइंग फील्ड लीड्स टू इक्वल चांस टू बिकम अनइक्वल। वही चांस है कि सबको हम इक्वल चांस दे रहे हैं, पर जो रिजल्ट आ रहा है उससे तो सब अनइक्वल हो रहे हैं। किसी की फर्स्ट रैंक आ रही है, किसी की 8th आ रही है, किसी की 10th आ रही है। एक्सेप्टेड बाय लिबरल, ये जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है किसने एक्सेप्ट की है, इन्होंने भी एक्सेप्ट की है। इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यानी कि ये मतलब इक्वलिटी ऑफ आउटकम, इसका मतलब क्या होता है, सबके इक्वल रिजल्ट आने चाहिए। इसको किसने सपोर्ट किया, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अनार्किस्ट। इसको किसने क्रिटिसाइज किया, ऑफकोर्स इन्होंने किया है। इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि विदाउट बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, जॉब, हम जो इक्वलिटीज़ है उसको मीनिंगलेस है। फॉर एग्जांपल, हम अपने पहले वाले एग्जांपल पे ही आते हैं। मैंने बताया कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए हम सबको एलिजिबल मान रहे हैं, कोई भी कास्ट है, बस हम एज को एक फिक्स क्राइटेरिया रख रहे हैं और ग्रेजुएशन को भी हम एक फिक्स क्राइटेरिया रख रहे हैं, उसके बाद हम सबको दे रहे हैं। बट किसी गरीब बच्चे के पास में एग्ज़ाम देने के लिए बुक्स ही नहीं है अच्छी पढ़ने के लिए, उसके घर के अंदर उसको खाना ही नहीं है प्रॉपर जिससे उसका पढ़ाई में मन लग सके, वो शेल्टर ही नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। तो सबसे पहले उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करो, तभी तो वो रेस के अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट माना जाएगा, अदर पार्टिसिपेंट के बेसिस बजाय। ठीक है, तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ आउटकम। फिर टॉपिक है वो क्या है, इक्वलिटी एंड इक्विटी। इक्वलिटी क्या है, सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इक्वल रिजल्ट। फेयर ट्रीटमेंट, इसका क्या होता है, सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इक्वलिटी का मतलब, और इक्विटी मतलब फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब ये एकदम, यानी कि हमने सबको इक्वल तो बोल दिया कि हाँ भाई सब लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट ये तो क्या कर दिया हमने, सेम ट्रीटमेंट कर दिया सबके साथ में, गरीब के साथ में, अमीर के साथ में। बट फेयर ट्रीटमेंट कब होगा, जब उस गरीब बच्चे की उसके बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर, ये सब पूरी करेंगे, तभी तो वो क्या माना जाएगा, फेयर ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो ये क्या करता है, डिफरेंस को इग्नोर करता है, गरीब और अमीर के डिफरेंस को इग्नोर करता है, बट ये क्या करता है, डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करता है कि जो गरीब बच्चा है उसको हमें प्रॉपर बेसिक नीड्स देनी होगी। ठीक है।